हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास लिंग निर्धारण, या फिर हम कह सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि जब नर व मादा आपस में निषेचन करते हैं, तो उनके निषेचन करने से जो एम्ब्रियो बनता है, जो भ्रूण बनता है, वो भ्रूण कुछ समय के बाद एक संतान के रूप में जन्म लेता है। तो वो संतान लड़की होगी या लड़का, अर्थात वो संतान मेल होगी या फीमेल होगी, वो बालक होगा या बालिका होगी। इस चीज का निर्धारण कैसे होता है, इसे ही हम कहते हैं लिंग निर्धारण, या इंग्लिश में कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। अब इस चीज को समझना है ध्यान से। इसे समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो लिंग निर्धारण का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार जंतुओं में दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि लिंग निर्धारण के अनुसार जंतुओं में कितने प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? दो प्रकार के गुणसूत्र। और दो प्रकार के गुणसूत्रों में जो सबसे पहले होते हैं उन्हें कहते हैं कायिक गुणसूत्र, या इंग्लिश में कहते हैं ऑटोसोम्स। आपको पता चल गया कि जितने भी जंतु होते हैं, उन जंतुओं में कितने प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? दो प्रकार के, जिनमें से पहले प्रकार के गुणसूत्रों को हम कहते हैं कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स। इनकी खासियत यह होती है कि इन पर केवल दैहिक लक्षणों के जीन होते हैं। दैहिक लक्षण का मतलब कि वो जो बच्चा पैदा होगा उसका रंग कैसा होगा, गोरा होगा या काला होगा या सांवला होगा या गेहुआ होगा। इसे, ये जो त्वचा का रंग होता है, ये एक दैहिक लक्षण है। उस बच्चे की लंबाई कितनी होगी, वो कितना मोटा होगा, उसके नैन नक्श कैसे होंगे, ये सारे होते हैं दैहिक लक्षण। तो कायिक गुणसूत्रों के बारे में हमने एक बात पढ़ी, कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स के बारे में, कि इन पर केवल दैहिक लक्षणों के जीन होते हैं। ठीक है। दूसरी बात, कायिक गुणसूत्र के बारे में आपको पता होनी चाहिए, प्रत्येक जोड़े के दोनों गुणसूत्र एक जैसे होते हैं। यदि आप कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स की बात करते हो, तो ऑटोसोम्स में जब एक जोड़ा गुणसूत्रों का आप देखोगे तो दोनों गुणसूत्र कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। कायिक गुणसूत्र की ये खासियत होती है। जैसे मैं आपको कहूं कि मान लो कायिक गुणसूत्र में हमने एक गुणसूत्र तो ये बनाया, ये बना दिया एक गुणसूत्र, और दूसरा गुणसूत्र ये बना दिया, तो ये दोनों गुणसूत्र क्या होंगे? बिल्कुल एक जैसे होंगे। कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, यानी जोड़े के दोनों गुणसूत्र एक जैसे होते हैं। ठीक है। तो पहले तो होते हैं कायिक गुणसूत्र जो दैहिक लक्षणों का नियमन करते हैं, जो दैहिक लक्षणों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसीलिए तो उन्हें कहते हैं कायिक गुणसूत्र। काया और देह और बॉडी, तीनों का एक ही मतलब है, तीनों पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। तो पहले प्रकार के गुणसूत्र हमने पढ़े कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स। दूसरे प्रकार के गुणसूत्र होते हैं लिंग गुणसूत्र, या इन्हें हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, या इन्हें अतिरिक्त गुणसूत्र भी कहते हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं एडिशनल क्रोमोसोम्स, या फिर इन्हें एलोसोम्स भी कहते हैं। ये इनके कई तरह के नाम हैं। पहले तो हमने पढ़े दैहिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स, और दूसरे हम पढ़ रहे हैं लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स। इनके और भी नाम है, जैसे अतिरिक्त गुणसूत्र यानी एडिशनल क्रोमोसोम्स, या एलोसोम्स भी इन्हें कहते हैं। अब सवाल यह है कि सर लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं और इनका कार्य क्या होता है, ये संख्या में कितने होते हैं? तो ध्यान रखना कि जो लिंग गुणसूत्र हैं, इनका कार्य केवल लिंग का निर्धारण करना होता है। यानी जो संतान उत्पन्न होगी वो बालक होगा या बालिका होगी। सिर्फ लिंग गुणसूत्रों का यही काम है कि संतान का लिंग का निर्धारण करना, कि वो संतान मेल होगी या फीमेल होगी। दूसरी बात, जंतुओं में इनका केवल एक जोड़ा होता है,
तो लिंग गुणसूत्रों का केवल एक जोड़ा जंतुओं में पाया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात, नर के लिंग गुणसूत्र ऐसे होते हैं एक्स वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटे, ध्यान से समझ लेना। नर के लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई, यानी जोड़े के दोनों गुणसूत्र कैसे होते हैं, अलग अलग। ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स है ये वाई है। क्या दोनों एक जैसे हैं? नहीं, दोनों एक जैसे तो नहीं है। तो नर के लिंग गुणसूत्र एक्स वाई होते हैं, जबकि मादा के लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स, यानी दोनों एक जैसे। मादा के लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? एक्स एक्स, यानी एक जोड़े के दोनों गुणसूत्र एक जैसे होते हैं। ठीक है, हमें पता चल गया। हमें ये बात पता चली कि जो जंतु हैं उनकी कोशिकाओं में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक तो होते हैं दैहिक गुणसूत्र, जो शरीर के दैहिक लक्षणों का या काया का या बॉडी के गुणों का निर्धारण करते हैं। और दूसरे होते हैं लिंग गुणसूत्र, जिनका कार्य संतान के लिंग का निर्धारण करना होता है कि जो संतान उत्पन्न होगी, जो संतान पैदा होगी, वो बालक होगा या बालिका होगी। देखो, अब यहां दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ये दो हेडिंग लिखे हुए हैं, नोट। पहली बात, लिंग गुणसूत्र की खोज किसने की थी? यह सवाल बहुत आता है एग्जाम में कि लिंग गुणसूत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। ध्यान रखना, स्टीवेंस व विल्सन। स्टीवेंस व विल्सन ने सबसे पहले लिंग गुणसूत्रों के बारे में बताया था। दूसरी बात, लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत किसने दिया था? मैकलंग ने। मैकलंग ने लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत दिया था, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी पढ़ेंगे। ये मैकलंग ने लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत तभी दिया था जब लिंग गुणसूत्रों की खोज की जा चुकी थी स्टीवेंस और विल्सन द्वारा। स्टीवेंस और विल्सन ने जब लिंग गुणसूत्रों की खोज कर दी ना, उसके बाद ही मैकलंग ने लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत दिया। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगली बात करते हैं। अब आता है असली खेल, और इस खेल को समझना बेटे बहुत जरूरी है आपके लिए। हमारा हेडिंग है मनुष्य में लिंग निर्धारण। हम सब क्या हैं? मनुष्य हैं, हम सब मानव हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो हमारे जो संतान उत्पन्न होती है, उस संतान में किस प्रकार बालक उत्पन्न होता है और किस प्रकार बालिका उत्पन्न होती है। बालक और बालिका का जन्म किस प्रकार होता है, कब बालक का जन्म होता है, कब बालिका का, इसके बारे में ही हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मनुष्य में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मनुष्य में कुल गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़ी। कुल गुणसूत्र का मतलब पूरी पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र नहीं है, एक कोशिका के केंद्रक की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारे शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, तो उनमें से हर एक कोशिका के जब केंद्रक में आप जाके देखोगे, तो हर एक कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़ी गुणसूत्र मिलते हैं मनुष्य में। तो यहां है लिखा हुआ मनुष्य में कुल गुणसूत्र 23 जोड़ी। ये एक कोशिका की बात बताई जा रही है। और 23 दूनी 46, तो आप या तो कहो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं एक कोशिका के केंद्रक में, और या फिर आप बताओगे 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 दूनी 46। ठीक है, इनमें से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उन्हें तो हम कहते हैं ऑटोसोम्स। जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम्स। ध्यान रखोगे। अब बचे 23 जोड़ी में से एक जोड़ी, एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स या एडिशनल क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स। ठीक है, अब यदि पुरुषों की कोशिका में गुणसूत्र बताते हो आप कितने होते हैं, तो 46 में से 44 तो होंगे ऑटोसोम्स यानी दैहिक गुणसूत्र, प्लस 2 होंगे लिंग गुणसूत्र, और पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, पुरुषों में गुणसूत्र क्या होंगे? 44 प्लस एक्स वाई। इसमें 44 क्या है? ये तो दैहिक गुणसूत्र हैं यानी ऑटोसोम्स हैं, और एक्स वाई क्या है? ये गुणसूत्र हैं लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स। आपको इसमें एक बात बताता हूं,
जहां बेटे एक्स आता है ना, एक्स लिंग गुणसूत्र में जो एक्स होता है वो तो निर्धारण करता है मादा का यानी स्त्री का यानी बालिका का, और वाई निर्धारण करता है पुरुष का यानी मेल का यानी बालक का। ठीक है, एक्स संबंधित है बालिका से और वाई संबंधित है बालक से। तो यदि कोई पूछता है कि पुरुषों में गुणसूत्रों की क्या व्यवस्था होती है, तो आप बताओगे 44 प्लस एक्स वाई, जिसमें से 44 क्या है, ये हैं दैहिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स। ठीक है, और एक्स वाई क्या है, लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे 44 प्लस एक्स एक्स, इसमें 44 तो होते हैं ऑटोसोम्स या दैहिक गुणसूत्र और एक्स एक्स होते हैं लिंग गुणसूत्र। क्लियर होगी बात। ये दोनों बात जो है ना, ये पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या और स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको याद होना चाहिए। एक बार मैं दोबारा रिपीट करा देता हूं इन सारी बातों को। देखो, मैंने जब मनुष्य में लिंग निर्धारण पढ़ाना शुरू करा तो आपको सिखाया कि मनुष्य में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 जोड़ी अर्थात 46। इनमें से 22 जोड़ी तो होते हैं ऑटोसोम्स और एक जोड़ी होते हैं लिंग गुणसूत्र। तो इस आधार पर पुरुषों में गुणसूत्र होते हैं 44 प्लस एक्स वाई, जबकि स्त्रियों में गुणसूत्र होते हैं 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, इनमें 44 तो हैं ऑटोसोम्स और एक्स वाई और एक्स एक्स हैं लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स। अब बात करेंगे हम लिंग निर्धारण की, सेक्स डिटर्मिनेशन की। मान लो एक पुरुष है, तो पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र हैं वे एक्स वाई होंगे और स्त्री में लिंग गुणसूत्र होंगे एक्स एक्स। तो हमने पुरुष के भी गुणसूत्रों से क्या बना लिए, युग्मक, इधर एक्स और इधर वाई, और स्त्री के गुणसूत्रों से भी युग्मक बना लिए, यानी दोनों गुणसूत्र अलग अलग कर दिए, एक्स अलग वाई अलग, और स्त्री के एक्स ये वाला अलग और ये वाला एक्स अलग, दोनों अलग हो गए। तो आप कह सकते हो कि यहां जो खाली एक्स लिखा है ये युग्मक है, गैमीट है, और पुरुष का युग्मक बनता है शुक्राणु में। तो पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं, तो स्पर्म कैसे होंगे, या तो स्पर्म होंगे एक्स वाले और या तो वाई वाले होंगे। आधे स्पर्म तो ऐसे होते हैं जिनमें एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है और आधे स्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें वाई गुणसूत्र उपस्थित होता है। ध्यान से समझ लेना। कुछ भाई मनुष्य में जो पुरुष है, पुरुष का जो शुक्राणु है, जो स्पर्म्स हैं, उन स्पर्म्स, यदि स्पर्म्स की संख्या 100 है तो 100 में से 50 तो ऐसे स्पर्म होंगे जिसमें एक्स गुणसूत्र होगा उपस्थित, और 50 ऐसे होंगे जिनमें वाई गुणसूत्र उपस्थित होगा। तो इन्हें हमने कहा कि ये गैमीट हैं, ये युग्मक हैं। इन्हें हमने कहा कि ये किसमें उपस्थित होते हैं, शुक्राणु। शुक्राणु अपने आप में एक नर युग्मक है। क्या है, नर युग्मक। अब आ जाते हैं स्त्री। स्त्री का गुणसूत्र की व्यवस्था होती है एक्स एक्स, और स्त्री के यदि एक्स एक्स गुणसूत्र व्यवस्था के आप गैमीट या युग्मक बनाओगे तो दोनों एक्स अलग अलग हो जाएंगे। ये कहां बनते हैं, ये है मादा युग्मक, और ये होते हैं अंडाणु। क्या होते हैं, अंडाणु। जब आप इनमें क्रॉस कराओगे तो ऐसे होगा, आपने लिख लिया पुरुष के युग्मक एक्स और वाई जो शुक्राणु है, और स्त्री के युग्मक एक्स और एक्स जो अंडाणु है। अब आप इसका संयोग कराओगे, पहले इसके साथ और फिर इसके साथ, यानी एक्स का संयोग कराओगे स्त्री के एक्स के साथ और फिर स्त्री के एक्स के साथ। तो जब इसका संयोग हुआ इसके साथ तो दोनों, यहां से भी एक एक्स मिला और यहां से भी एक एक्स। जब एक्स एक्स दोनों मिल जाते हैं तो पैदा होती है बालिका। तो यदि शुक्राणु चला जाए निषेचन की क्रिया में एक्स गुणसूत्र वाला, शुक्राणु चला गया, और स्त्री के पास जितने भी अंडाणु हैं वे तो एक्स गुणसूत्र वाले ही हैं, तो स्त्री का एक्स गुणसूत्र वाला अंडाणु और पुरुष का एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु जब दोनों निषेचन क्रिया में भाग लेंगे तो इससे जो भ्रूण बनेगा, जो एम्ब्रियो बनेगा और जो संतान उत्पन्न होगा वो बालिका होगी। क्या होगी, बालिका। अब आपने इसका क्रॉस इसके साथ तो करा दिया, अब आप इसका क्रॉस किसके साथ कराओगे, अगले वाले एक्स के साथ।
तो यदि इसका क्रॉस इसके साथ होता है, इसके साथ, तो यहां दोनों क्या होंगे, एक्स एक्स, तो इस बार भी बालिका ही पैदा होगी। ठीक है, तो शुक्राणु के एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु ने स्त्री के दोनों तरह के अंडाणुओं से क्रॉस कर लिया और दोनों स्थितियों में बालिका ही पैदा होती है। अब आती है बारी पुरुष के उस शुक्राणु की या उन शुक्राणुओं की जिनमें गुणसूत्र है वाई, लिंग गुणसूत्र वाई होता है। यदि ये इसके साथ क्रॉस करता है, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है, तो क्या बनेगा, एक्स वाई, यानी बालक पैदा होगा। और यदि इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बनता है तब भी एक्स वाई, अर्थात बालक ही पैदा होगा। तो ये जो मैंने यहां बना रखा है चित्र, इसमें एक तरफ पुरुष है, एक तरफ स्त्री। पुरुष का लिंग गुणसूत्र हमने लिखे एक्स वाई, स्त्री के लिंग गुणसूत्र हमने लिखे एक्स एक्स। ठीक है, पुरुष के लिंग गुणसूत्रों के जोड़े से हमने बनाए युग्मक एक्स और वाई जो शुक्राणु हैं, और स्त्री के एक्स एक्स गुणसूत्रों से हमने बनाए युग्मक जो एक्स और एक्स हैं जो अंडाणु हैं। अब इन युग्मकों में क्रॉस करा दिया हमने, और क्रॉस कराने से हमें पता चला कि 50% संभावना तो होती है बालिका के पैदा होने की और 50% संभावना होती है बालक के पैदा होने की। तो बालिका पैदा होगी या बालक पैदा होंगे, इनकी संभावना 50-50% है। पर जब एक बार भ्रूण बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है माता के पेट में, गर्भाशय में, यूट्रस में, तो उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है, डेवलपमेंट उसमें एम्ब्रियो बनने के बाद। और एम्ब्रियो बनने के बाद जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कुछ महीनों तक चलता है, हो जाता है डेवलपमेंट, तो उसके बाद, अब पहले, बहुत पहले ये प्रथा थी कि कुछ लोग जो तेज दिमाग वाले थे या चालाक थे, वो क्या करते थे, जो गर्भवती माता होती है, प्रेग्नेंट मदर होती है, उसका अल्ट्रासाउंड से जांच करा लेते थे कि जो संतान उसके पेट में पल रही है, उसके यूट्रस में, गर्भाशय में जो संतान पल रही है, वो बालक है या बालिका। और ये परंपरा थी हमारे देश में, इतनी अंधविश्वासिता थी कि यदि गर्भाशय में बालिका होती थी तो उसे अबॉर्ट करा दिया जाता था, यानी गर्भपात उसका करा दिया जाता था, जिसके कारण देश की स्थिति ऐसी हो गई थी कि बालकों की संख्या तो ज्यादा थी हमारे देश में और बालिकाओं की थी कम। पर अब हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने भी और प्रदेश की सरकारों ने भी अल्ट्रासाउंड के ऊपर रोक लगा रखी है, और वो एक दंडनीय अपराध है जिसमें कुछ धन भी दंड के रूप में देना पड़ता है और जेल भी काटनी पड़ती है। तो इसलिए अब लोग भी समझदार हो गए हैं कि लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं, पर पहले ऐसा नहीं था, आपको भी इस बात का पता होगा। तो गर्भ धारण के बाद अल्ट्रासाउंड कराकर जो लिंग है संतान का, कि वो मेल है या फीमेल, उसका निर्धारण अल्ट्रासाउंड की सहायता से कराना एक कानूनन जुर्म है। ठीक है, पता है ना आपको इस बात का, और पता होना भी चाहिए, यदि नहीं पता है तो होना चाहिए आपको पता। पर हमें यहां जीव विज्ञान सिखाता है, बायोलॉजी सिखाता है कि यदि 4 तरह के केस बनते हैं, 4 पॉसिबिलिटी है, तो 4 में से 2 पॉसिबिलिटी होती है कि बालिका पैदा होगी और 2 पॉसिबिलिटी है कि बालक पैदा होगा। तो 50-50% चांसेस होते हैं यहां। तो ये डिपेंड जो है स्त्री के अंडाणु पर नहीं करता है। स्त्री के तो बेटे अंडाणु के जो गैमीट बने, जो स्त्री के अंडाणु हैं, वे दोनों ही एक्स एक्स टाइप के क्रोमोसोम्स रखते हैं। स्त्री के तो सारे अंडाणु एक जैसे ही होते हैं, एक्स और एक्स। पर पुरुष के जो शुक्राणु हैं वे 2 तरह के होते हैं, एक तो एक्स वाले, जो एक तो एक्स गुणसूत्र रखते हैं, एक वाई। तो पुरुष के एक्स और वाई गुणसूत्र में से जो भी शुक्राणु, वो एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु है या वाई वाला, इन दोनों में से जो भी शुक्राणु ज्यादा तेज दौड़ेगा ना निषेचन की क्रिया के समय, वो ही पहले अंडाणु में प्रवेश कर जाएगा। यदि ये तेज दौड़ता है तो ये पहले प्रवेश कर जाएगा, और यदि ये तेज दौड़ता है तो ये पहले प्रवेश कर जाएगा। और जो भी शुक्राणु पहले प्रवेश करेगा, यदि एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु ने प्रवेश कर दिया
तो पक्की बात है इसका कॉम्बिनेशन या तो इसके साथ होगा या फिर इसका कॉम्बिनेशन होगा इसके साथ। तो यदि पुरुष के एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु अंडाणु को पहले भेद देते हैं तो पक्की बात है कि संतान बालिका ही पैदा होती है। और यदि पुरुष के वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु भेद देते हैं अंडाणु को तो यह बात पक्की है कि बालक ही संतान के रूप में जन्म लेगा। ठीक है ना। तो ये आपको बना के आना है जैसा यहां बना रखा है मैंने चित्र। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मानव अनुवांशिकी की या ह्यूमन जेनेटिक्स की। मानव अनुवांशिकी या ह्यूमन जेनेटिक्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है मानव में अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति और अनुवांशिकता से जुड़े जन्मजात विकारों के अध्ययन को मानव अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं मानव अनुवांशिकी। और आपको ध्यान रखना है कि मानव अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? मानव अनुवांशिकी के जनक सर फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। ठीक है, तो बेटे आज तो हम इतना ही पढ़ेंगे। कल या उससे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टैनले मिलर का प्रयोग कि पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी, पृथ्वी पर जब जीवों ने जन्म लिया था सबसे पहले, तो किस तरह के जीव थे और कहां से स्टार्ट हुआ था पृथ्वी पर जीवन, सबसे पहले कौन से जीव बने थे। इन सारी बातों को स्पष्ट करने वाला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल स्टैनले मिलर का प्रैक्टिकल, इसे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे और फिर अगली बातें डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का क्रम क्या रहा, सबसे पहले जीवन कहां शुरू हुआ, क्या क्या चीजें बनी, उसके बाद क्या बना, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।